आज की वीडियो में हम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर से कार्य कराने के लिए जो आदेश या निर्देश मनुष्य द्वारा कंप्यूटर को दिए जाते हैं, उन निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं तथा इन्हीं प्रोग्रामों का समूह सॉफ्टवेयर कहलाता है। इन्हें न देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है। सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर हार्डवेयर का एक निर्जीव बक्सा है। सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर की आत्मा कहा जाता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अब जान लेते हैं सिंपल भाषा में। तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के वे भाग कहलाते हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, ठीक है, जो हमें दिखाई नहीं पड़ते, जिन्हें ना हम छू सकते हैं ना हमें देख सकते हैं, ठीक है। तो वे भाग सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर को हम निर्देश देते हैं। किसके माध्यम से देते हैं? तो इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। तो जो निर्देश हम देते हैं उनका जो समूह होता है उसे हम प्रोग्राम कहते हैं। जो जितने भी निर्देश होते हैं उनका जो समूह होगा उसे हम प्रोग्राम कहेंगे। लेकिन जो प्रोग्राम्स के समूह होते हैं, जो भी प्रोग्राम्स हैं जितने भी हैं, उन सभी के समूह को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। इन्हें देखा भी नहीं जा सकता और ना इन्हें छुआ जा सकता है। अगर कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर हटा दो, ठीक है, तो कंप्यूटर में कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ डब्बा बचेगा, ठीक है। सीपीयू का कोई यूज़ नहीं है, माउस का कोई यूज़ नहीं है, कीबोर्ड का कोई यूज़ नहीं है, अगर उसमें सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो। तभी कहा गया कि सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर हार्डवेयर एक निर्जीव बक्सा है। इसके दो पार्ट थे, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर। 2019 में डीएलएड के एग्ज़ाम में ये आया है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर से स्थायी रूप से जुड़ा होता है एवं कार्यों को करने के लिए प्रोग्राम हेतु अनुमति प्रदान करता है। यह अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। अब इनके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के क्या क्या टाइप हैं। कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर निम्नलिखित हैं। पहला है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अंतर्गत आपको विंडो, लिनक्स, यूनिक्स, ठीक है, उबंटू ऐसे नाम सुनने को मिलते होंगे। और फिर सेकेंड है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। इसमें आपको कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर, ठीक है, ये सुनने को मिलते हैं। देखिए, आप सभी को पता है कि कंप्यूटर कोई भी कार्य स्वयं नहीं करता, उसे उसके लिए निर्देश देने पड़ते हैं, ठीक है, कार्य करने के लिए। और कंप्यूटर को यह निर्देश कब देने हैं कि उसे कब, क्या और कैसे करना है। तो इन निर्देशों को हमने क्या किया है, श्रृंखलाबद्ध रूप से कंप्यूटर की भाषा में ही तैयार कर रखा है, ठीक है। कंप्यूटर की भाषा में ही हम तैयार करते हैं उन निर्देशों को, ताकि जब हम उसे निर्देश दें तो वो कैसे, क्या, कब करना है, तो वो सब कुछ कर सके, खुद ही कर सके, ठीक है। तो ऐसे जो श्रृंखलाबद्ध निर्देश होते हैं, इनके समूहों को ही हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। प्रोग्राम्स कह सकते हैं या सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। फिर हमने पढ़ा कि सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब पहला हमने पढ़ा सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने पढ़ा कि इस कंप्यूटर में स्थायी रूप से जुड़ा होता है, मतलब परमानेंटली ये जुड़ा रहता है और कार्यों को करने के लिए प्रोग्राम को अनुमति प्रदान करता है। जो भी हम प्रोग्राम चला रहे होते हैं, ठीक है, उन्हें अनुमति प्रदान करता है यही। और क्या करता है, अन्य सॉफ्टवेयर जो होते हैं उन्हें चलाने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है, मतलब अलग से जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उनको भी यही प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। और क्या कराता है सिस्टम सॉफ्टवेयर? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, यूज़र और कंप्यूटर के मध्य में कम्युनिकेशन करने, ठीक है, जो कम्युनिकेट हम करते हैं, कंप्यूटर के हार्डवेयर एवं अन्य सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करने, मतलब जो कंट्रोल करता है अन्य सॉफ्टवेयर को, संचालित करने एवं मेमोरी आदि कार्यों में होने वाली प्रक्रिया को सही प्रकार कार्य कराने के काम आता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है कि जब भी हम यूज़र जो काम कर रहा है कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है, और जो प्रोग्राम्स वगैरह हैं कंप्यूटर के, उनके बीच में संबंध स्थापित करता है। जो भी अन्य हार्डवेयर वगैरह जैसे सीपीयू, माउस वगैरह, ठीक है, इन्हें कंट्रोल करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और संचालित करता है कि कैसे ये काम करेंगे। और जो मेमोरी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको भी यही सब कुछ कंट्रोल करता है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। देखिए, अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन इसी से आता है, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से इतने क्वेश्चन नहीं आते, तो आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पूरा का पूरा पढ़ना है और डीपली पढ़ना है, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और इसके जो पार्ट्स हैं उनके बारे में भी आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से भी क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको पूरा पढ़ लेना है। कुछ पॉइंट्स भी इसके मैंने लिखे हैं कि यह यूज़र और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का निर्माण करते हैं, ठीक है, ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। फिर क्या है कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हैं, ये मैंने बताया ही था आपको। नए हार्डवेयर का प्रयोग करने के लिए सहयोग प्रदान करते हैं, सहायता देते हैं ये। और ये कंप्यूटर के मेंटेनेंस का कार्य करते हैं। और लास्ट है आपका कि ये कंप्यूटर को नियंत्रित करते हैं। तो ये थी सिस्टम सॉफ्टवेयर की कुछ करैक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं कह सकते हैं। अब हम कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं, जिसमें पहला आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। वैसे अगला चैप्टर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में है, लेकिन थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ लेते हैं। प्रत्येक कंप्यूटर में ऑपरेटिंग की आवश्यकता होती है।
बिना इसके कंप्यूटर का प्रयोग नहीं किया जा सकता। यह यूज़र और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस का निर्माण करता है। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कोई भी कंप्यूटर हम ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, चला ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़रूरी है। सेकेंड सिस्टम सॉफ्टवेयर है आपका भाषा अनुवाद, जिसे हम लोग लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहते हैं। ये ऐसे प्रोग्राम हैं जो विभिन्न प्रोसेसिंग भाषाओं में लिखे गए प्रोग्रामों का अनुवाद कंप्यूटर की मशीनी भाषा में करते हैं। यह अनुवाद करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि कंप्यूटर केवल अपनी मशीनी भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का पालन कर सकता है। जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हमें सिर्फ हिंदी आती है या इंग्लिश आती है, कोई चाइना में रहता है तो उसे चीनी भाषा आती है। ठीक है, तो हर लोगों की अपनी अपनी भाषाएं होती हैं जिन्हें वो समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे बंगाल में जो रहते हैं वो बंगाली बोलते हैं, अगर उनसे तुम तमिल में बात करो तो वो नहीं समझ पाएंगे। तो वैसे ही कंप्यूटर की भी एक अपनी भाषा होती है, वो सिर्फ मशीनी भाषाओं को समझता है। और जबकि प्रोग्राम्स वगैरह जो होते हैं वो अपनी अपनी भाषाओं में लिखे होते हैं। ठीक है, कुछ बाइनरी कोड में होते हैं, कुछ असेंबली में, अलग अलग मतलब भाषाओं में लिखे होते हैं। तो ये क्या करता है, उन्हें पहले कन्वर्ट करता है मशीनी लैंग्वेज में, उसके बाद जो निर्देश दिए जा रहे हैं उनको समझता है। ठीक है, जैसे हमने किसी चीज़ का निर्देश दिया तो क्या करेगा, जो कंप्यूटर होगा पहले उसे मशीनी भाषा में कन्वर्ट करेगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो जब मशीनी भाषा में कन्वर्ट होगा तब इसे समझ में आएगा कि ये निर्देश दिया गया, तब जाके वो उस पर प्रोसेसिंग करेगा। ठीक है, तब प्रोसेस करेगा। तो ये चीज़ होती है। और जो भाषा का अनुवाद होता है वो 3 तरीके से किया जाता है, वो हम आगे पढ़ते हैं। तो कंप्यूटर में 3 लैंग्वेज ट्रांसलेटर पाए जाते हैं। ठीक है, 3 श्रेणियाँ होती हैं इनकी। पहला असेंबलर, दूसरा कंपाइलर और तीसरा होता है आपका इंटरप्रेटर। ठीक है, इनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं हम सब। तो पहला लैंग्वेज ट्रांसलेटर है आपका असेंबलर। यह एक ऐसा प्रोग्राम होता है, असेंबली भाषा में लिखे गए किसी प्रोग्राम को पढ़ता है और उसका अनुवाद मशीनी भाषा में कर देता है। कहने का मतलब है जो असेंबलर होता है वो क्या करता है कि जो असेंबली भाषा में कोई भी प्रोग्राम होता है तो उसे ये कन्वर्ट कर देता है मशीनी भाषा में। जो असेंबली भाषा होती है उसे मशीनी भाषा में कन्वर्ट कर देता है। सेकंड होता है आपका कंपाइलर। यह एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो किसी प्रोग्राम द्वारा उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए सोर्स प्रोग्राम का मशीनी भाषा में अनुवाद करता है। मतलब जो कंपाइलर होता है वो क्या करता है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं उनको कन्वर्ट करता है मशीनी लैंग्वेज में। और इंटरप्रेटर होता है, इसका भी काम सेम ही होता है। यह भी किसी प्रोग्राम द्वारा उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए सोर्स प्रोग्राम का अनुवाद मशीनी भाषा में कर देता है। ठीक है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर का काम सेम ही है। और असेंबलर क्या करता है, ये असेंबली भाषा को कन्वर्ट करता है, जबकि कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या करते हैं, जो हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इनको कन्वर्ट करता है किसमें, मशीनी लैंग्वेज में। सेकेंड है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे एक विशेष कार्य को करने के लिए बनाया जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। यह कंप्यूटर को यूज़र की इच्छा अनुसार डेटा प्रोसेसिंग में सहायता करता है। मतलब हम कह सकते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं या वे प्रोग्राम्स होते हैं जिन प्रोग्राम के द्वारा यूज़र अपने डेली रूटीन का कार्य करता है। ठीक है, जो डेली में हम लोग कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, मोस्टली जिन एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं, तो वो आते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। जैसे हम लोग MS वर्ड यूज़ करते हैं तो वो किस में आ जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ जाएगा। एक्सेल यूज़ करते हैं, पावर पॉइंट यूज़ करते हैं, फोटोशॉप यूज़ करते हैं। ठीक है, पेंट वगैरह यूज़ करते हैं, तो जितने भी यूज़ करते हैं वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। पॉइंट देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप नाम से समझ रहे होंगे, इसमें एप्लीकेशंस वगैरह सारी आती हैं, जिसमें हम MS वर्ड आ जाता है, पावर पॉइंट हमारा आ जाता है, एक्सेल वगैरह आ जाता है, जिसमें हम टेबल्स से रिलेटेड काम करते हैं। ठीक है, जोड़ना घटाना या टेबल से रिलेटेड जो काम होता है हम एक्सेल में करते हैं। जो ग्राफिक्स से रिलेटेड काम होता है हम पावर पॉइंट में करते हैं। और जो टाइपिंग वगैरह का रहता है, ठीक है, नोट्स वगैरह बनाना, टाइपिंग वगैरह करना, वो हम वर्ड प्रोसेसर या MS वर्ड में करते हैं। तो ये कहलाते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जहाँ पे हम जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर थे वो क्या करता था, वो कंट्रोल करता था चीज़ों को, विभिन्न एप्लीकेशंस के बीच में कम्युनिकेट करने में सहायता करता था। ठीक है, उनके बीच में संबंध स्थापित करता था। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये कुछ किसी विशेष कार्य के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, सभी से रिलेटेड नहीं है, ये सिर्फ विशेष कार्य के लिए बनाए जा रहे हैं। जैसे हमें टाइपिंग करनी है तो हम MS वर्ड में करेंगे, अगर हमें टेबल से रिलेटेड कोई काम करना है तो हम एक्सेल में करेंगे, ग्राफिक्स से रिलेटेड कोई काम करना है तो हम पावर पॉइंट में करेंगे, या हमें फोटो वोटो वगैरह कुछ बनानी है तो हम फोटोशॉप का यूज़ करेंगे। तो सभी का अपना अपना कार्य रहता है। ठीक है, तो ये है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो क्वेश्चन वगैरह बन सकता है कि सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, सॉफ्टवेयर के बारे में लिखिए, और सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में लिखिए। या पूछ सकता है असेंबलर के बारे में, इंटरप्रेटर के बारे में, कंपाइलर के बारे में 1 नंबर में। तो IPO की फुल फॉर्म होती है इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट साइकिल। ठीक है, इसमें हम कंप्यूटर का वर्क देखेंगे, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम कैसे वर्क करता है, ये सब देखेंगे IPO साइकिल में। कंप्यूटर एक सिस्टम की भांति कार्य करता है।
कंप्यूटर किसी भी कार्य को करने के लिए किसी भी इनपुट डिवाइस से सूचना प्राप्त करता है और प्रोसेसिंग डिवाइस यानी कि सीपीयू द्वारा प्राप्त सूचनाओं को प्रोसेस करके किसी भी आउटपुट डिवाइस द्वारा आउटपुट देता है। इनपुट दिया, प्रोसेसिंग हुई, उसके बाद हमें आउटपुट मिला। ये चीज़ हमने पहले भी जानी थी कि इनपुट डिवाइस के माध्यम से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। किसके माध्यम से? तो इनपुट डिवाइस के माध्यम से। उसके बाद क्या होता है, उसमें अंदर प्रोसेसिंग होता है, डेटा प्रोसेसिंग होता है सीपीयू के द्वारा। उसके बाद क्या करते हैं, हमें आउटपुट मिलता है। जो आउटपुट यूनिट्स होती हैं या आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, उनके माध्यम से हमें रिजल्ट मिलता है। तो ये प्रोसेस चलती है आईपीओ साइकिल में। अब हम देखेंगे कंप्यूटर मशीन की प्रोग्रामिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर को कार्य करने के लिए निर्देश दिए जाते हैं। इन निर्देशों को प्रोग्राम कहते हैं तथा निर्देश देने को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहते हैं। कहने का मतलब हम जो भी कंप्यूटर को निर्देश देते हैं उनको मिलाकर जितने भी निर्देश होते हैं उन सबको हम प्रोग्राम कहते हैं। और जो कंप्यूटर को निर्देश देते हैं ये चीज़ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहलाती है। कंप्यूटर द्वारा किसी कार्य को करने हेतु उस कार्य से संबंधित निर्देश कंप्यूटर को देने के लिए जिस विशिष्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। आपने कई लैंग्वेज पढ़ी होंगी, C++, जावा, पाइथन आदि। तो ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती हैं और इन्हीं भाषा का प्रयोग किया जाता है जब भी कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं। कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा को ही समझता है, वह हमारे अनुदेशों को मशीनी भाषा में परिवर्तित कर प्रोसेसिंग करता है तथा पुनः मशीनी भाषा को हमारी भाषा में परिवर्तित कर परिणाम प्रदर्शित करता है। कहने का मतलब है कंप्यूटर को सिर्फ मशीनी भाषा आती है। आप कोई भी भाषा लिख दें उसे तो उसे कोई भाषा नहीं आती, सिर्फ मशीनी भाषा को वो समझता है। वो क्या करता है, हम जो भी निर्देश देते हैं उसे पहले मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है, उसके बाद उसे प्रोसेस करता है और जब प्रोसेस कर लेता है तो उसके बाद फिर से मशीनी भाषा होती है जिसे वो प्रोसेस करता है उसे फिर से कन्वर्ट करता है हमारी भाषा में और उसके बाद वो रिजल्ट देता है। समझ रहे हैं? नोट करने वाली क्या चीज़ है कि C++, जावा, पाइथन आदि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के उदाहरण है। ठीक है, अगर पूछा जाए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी होती हैं तो इनके नाम लिख सकते हैं आप। C++, जावा, पाइथन, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। और कंप्यूटर का याद रखना कि हम जो भी निर्देश देते हैं वो अपनी भाषा में देते हैं, लेकिन कंप्यूटर जब प्रोसेस करता है तो उसे कन्वर्ट कर लेता है अपनी भाषा में, मतलब मशीनी भाषा में, और जब रिजल्ट देता है तो फिर उसे कन्वर्ट कर देता है हमारी भाषा में, तब जाके परिणाम देता है, तब रिजल्ट देता है। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो दो तरीके की होती है। पहला लो लेवल लैंग्वेज और सेकंड होता है हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, दो भागों में बांटा गया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। जो लो लेवल लैंग्वेज है इसे दो भागों में बांटा गया है, पहला मशीन लैंग्वेज और दूसरा है असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, तो ये लैंग्वेज के पार्ट हैं। अगर एग्जाम में आता है 1 नंबर में तो आप ये लिख सकते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, इसे दो भागों में बांटते हैं। पहले लैंग्वेज देखते हैं। जिस प्रकार मनुष्य को आपस में बातचीत करने के लिए, निर्देश देने के लिए भाषा की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार कंप्यूटर को भी निर्देश देने के लिए एक भाषा की आवश्यकता होती है। अब कंप्यूटर आपकी भाषा में तो निर्देश नहीं ले सकता। जैसे आप अगर कंप्यूटर को कहें कि महोदय टाइप कर दो तो वो टाइप नहीं करेगा, उसकी भाषा में उसे निर्देश देना पड़ेगा। इसलिए कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए एक भाषा का निर्माण किया गया है। हमने पढ़ा लैंग्वेज दो टाइप की होती हैं, एक लो लेवल लैंग्वेज और दूसरी हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज को दो भागों में बांटा था, एक मशीनी भाषा, दूसरी असेंबली भाषा। तो जो मशीनी भाषा होती है यह वह भाषा होती है जिसमें केवल 0 और 1 दो अंकों का प्रयोग किया जाता है। यह कंप्यूटर की आधारभूत भाषा होती है जिसे कंप्यूटर सीधे सीधे समझ लेता है। मशीनी भाषा बाइनरी कोड में लिखी जाती है जिसके केवल 2 अंक होते हैं, 0 और 1। देखिए, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर की मातृभाषा किसे कहते हैं, तो मशीनी भाषा को कंप्यूटर की मातृभाषा कहते हैं। इसमें सिर्फ 2 अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, 0 और 1। ठीक है, 2 अंक होते हैं, इनका ही प्रयोग किया जाता है इस भाषा में। तो ये कंप्यूटर की मातृभाषा है मशीनी भाषा, जिससे कंप्यूटर समझता है। सेकेंड है असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज क्या है? मशीनी भाषाओं की जटिलताओं एवं उसके निर्माण में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए असेंबली भाषा का निर्माण किया गया। इस भाषा में मशीनी भाषा में प्रयुक्त कोड्स के स्थान पर लेटर सिंबल्स का प्रयोग किया गया। असेंबली भाषा में कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना मशीनी भाषा की तुलना में सरल हो सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऐसी प्रोग्रामिंग भाषा जिसमें मशीनी भाषा प्रयुक्त अंकीय संकेतों के स्थान पर अक्षर या चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे असेंबली भाषा कहते हैं। असेंबली कोड से मशीनी कोड में परिवर्तन का कार्य कंप्यूटर में ही स्थित एक प्रोग्राम के माध्यम से किया जाता है, जिसे हम असेंबलर कहते हैं। देखिए, असेंबली लैंग्वेज में क्या है, असेंबली लैंग्वेज मशीनी भाषा की अगर कंपैरिजन किया जाए दोनों में तो असेंबली लैंग्वेज सरल होती है। मशीनी भाषा में आपने देखा कि इसमें 1 और 0 के फॉर्म में हम सारे प्रोग्राम्स लिखते थे, ठीक है, जितने भी कोड्स वगैरह थे। लेकिन जब असेंबली लैंग्वेज बनाई तो इसमें हम अक्षरों का भी यूज़ करते थे, सिंबल्स का यूज़ करते थे, लेटर्स का यूज़ करते थे। तो ये हमें थोड़ा समझना आसान हुआ हमारे लिए। और जितनी भी कठिनाइयाँ आ रही थी हमें
मशीनी भाषाओं को समझने में वो असेंबली भाषा के आने से सरल हो गई। ठीक है, अब हमें समझ में आने लगी थी थोड़ी थोड़ी असेंबली लैंग्वेज, हमारे लिए थोड़ी सरल हो गई थी। दूसरा क्या था, और एक चीज़ याद रखिए, असेंबलर पूछा जाए तो जो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में चेंज करता है उसे हम असेंबलर कहते हैं। ठीक है, असेंबलर की सहायता से ही हम लोग क्या करते थे, असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करते थे। अब हम पढ़ेंगे हाई लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा। कंप्यूटर की आंतरिक संरचना प्रोग्राम की आवश्यकता अनुसार होती है। कंप्यूटर भाषा की जटिलताओं से बचने के लिए ऐसी भाषाओं का विकास किया गया जिन्हें हम आसानी से समझ सकते हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके द्वारा हम गेम्स, काउंटिंग, बिजनेस प्रोसेसिंग तथा साइंटिफिक रिजल्ट आदि कार्य सुविधा से कर सकते हैं। सर्वप्रथम उच्च स्तरीय भाषा फोटोन आई एवं इसके अतिरिक्त बेसिक जावा, सी, C++ तथा कोबोल आदि उच्च स्तरीय भाषाओं का विकास हुआ। कहने का मतलब है कि जो कंप्यूटर की और जो कठिनाइयाँ थी उन्हें दूर करने के लिए और भाषाएं विकसित की गई, इन्हें हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। इसके द्वारा हम क्या क्या कर सकते थे, गेम्स खेल सकते हैं, काउंटिंग वगैरह कर सकते हैं, जो बिजनेस रिलेटेड जो क्यूरीज थी उन्हें सॉल्व कर सकते थे, साइंटिफिक रिसर्च वगैरह में भी इनका यूज़ किया जाता है हाई लेवल लैंग्वेज का। ठीक है, तो ये कार्य आसानी से कर सकते हैं। अगर हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल देखे जाए कौन कौन सी भाषाएं इसमें आती हैं, तो फोटोन इसी में आती है, बेसिक जावा, C++ और कोबोल कोबोल जितनी भी और भाषाएं हैं ये सारी हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती हैं। अब हम पढ़ेंगे चतुर्थ पीढ़ी की भाषाएं। ये भाषाएं मतलब उस टाइप के कंप्यूटर में यूज़ होती थी जब 2000 के बाद जो कंप्यूटर चले उनमें ये भाषाएं यूज़ की जाती थी। निश्चित प्रक्रिया पर ये आधारित नहीं होती थी, ये अंग्रेजी की साधारण भाषा में लिखी जा सकती हैं। ये स्वतंत्र उपकरण होते हैं जिन्हें किसी भी प्रकार के कंप्यूटर में प्रयोग किया जा सकता है, इसलिए यह पोर्टेबल होते हैं। ये भाषा प्रयोगकर्ता द्वारा आसानी से समझी जा सकती है। कुछ तृतीय पीढ़ी की उन्नतशील भाषाएं पायथन, रूबी, पेरी को समान प्रयोजन में बेहतर कार्य करने के लिए चतुर्थ पीढ़ी की भाषाओं के साथ मिश्रित किया गया। मतलब कुछ भाषाएं ऐसी थी जो थर्ड पीढ़ी में यूज़ की जाती थी, लेकिन उन्हीं भाषा को क्या किया हमने थोड़ा सा और अच्छा किया और उन्हें चतुर्थ पीढ़ी में भी यूज़ किया गया। इनके एग्जाम्पल बस आपको याद रखने हैं कि कौन कौन से चतुर्थ पीढ़ी की भाषाएं हैं, तो पायथन, रूबी और पेरी, ये तीनों ही क्या है, फोर्थ पीढ़ी की भाषाएं हैं। बस इनको याद रखिएगा। फिर है पंचम पीढ़ी की भाषाएं। पंचम पीढ़ी की भाषाओं का विकास विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु किया जाता है। इसके लिए प्रोग्राम में दी हुई बाधाओं का उपयोग किया जाता है। इसका विकास विशिष्ट प्रोग्राम के लिए भी किया जाता है। इनमें कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, बस उनके नाम याद रखने हैं। इसमें प्रोलोग और मरकरी, ठीक है, ये भाषा का नाम है प्रोलोग और मरकरी। ठीक है, इसका यूज़ किस में करते हैं, तो अनुसंधान वगैरह जो रिसर्च वगैरह होती है उनमें इन भाषाओं का यूज़ किया जाता है। तो ये पंचम पीढ़ी की भाषाएं जो प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपने नाम सुना होगा, जो प्रेजेंट टाइम में यूज़ किया जाता है, तो इनमें इन भाषाओं का यूज़ किया जाता है, प्रोलॉग और मरकरी का। चतुर्थ पीढ़ी की कौन थी, तो पायथन, रूबी और पेरी। तो ये थी चतुर्थ पीढ़ी की, और पंचम पीढ़ी की थी प्रोलॉग और मरकरी। बस इतना याद रखना है। और हाई लेवल लैंग्वेज याद रखना क्या होता है, लो लेवल लैंग्वेज याद रखना कि उसमें दो आती हैं, असेंबली और मशीनी लैंग्वेज। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक भाग होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम छोटे छोटे सॉफ्टवेयर का समूह होता है जिनकी सहायता से कंप्यूटर कार्य करने की स्थिति में आता है। सामान्यतः ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का नियंत्रित कार्यक्रम है जो कंप्यूटर पर नियंत्रित रखता है, ठीक है, नियंत्रण रखता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम भी कहते हैं क्योंकि यह कंप्यूटर से जुड़ी विभिन्न डिवाइस पर नियंत्रण रखता है। कहने का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना, जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर में, उनका समूह कह सकते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम को। और ये करता क्या है, तो ये कंट्रोल करता है पूरे कंप्यूटर की जितनी भी क्रियाएं वो कंप्यूटर करता है, जितने भी वर्क परफॉर्म करता है, ठीक है, जितने भी प्रोग्राम्स परफॉर्म करता है, तो उन सभी को कंट्रोल कौन करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इसे मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम भी कहते हैं। और ये सब कुछ कंट्रोल करता है, जितनी भी चीज़ें इनपुट डिवाइस से रिलेटेड है, आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड है, या और कोई चीज़ है, सबको कंट्रोल कौन करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। तो ये क्या है, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर का समूह होता है जिनकी सहायता से कंप्यूटर कार्य करने की स्थिति में आते हैं, ठीक है। और क्या है, ये कंट्रोल सिस्टम है, मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम भी इसे कहते हैं। और ये जितनी भी डिवाइसेस जुड़ी होती हैं कंप्यूटर से उन पर कंट्रोल करता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषा देखी जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर एवं विभिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के मध्य में संबंध स्थापित करता है। तो क्या करता है, ये सॉफ्टवेयर जितने भी होते हैं और जो हार्डवेयर होते हैं उनके बीच में संबंध स्थापित करने का कार्य होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। तो इतना है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य देख लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या कार्य होते हैं। देखिए 7 से 8 पॉइंट है, इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है, एक पेज में इन पॉइंट्स को लिख लीजिएगा। इनको आपको याद रखना है, इसके अंदर क्या है वो बस आपको समझना है,
ठीक है। अगर 2 नंबर में आता है तो इसके अंदर थोड़ा थोड़ा लिख दीजिएगा, नहीं आता है तो सिर्फ पॉइंट लिख दीजिए, पॉइंट काफ़ी रहेंगे। तो पहला पॉइंट है प्रोसेस मैनेजमेंट। जब कोई यूज़र किसी प्रोग्राम को चला रहा होता है तो उस प्रोग्राम को प्रोसेस कहा जाता है। किसी कार्य को पूरा करने के लिए किसी भी प्रोसेस को निश्चित साधनों की आवश्यकता होती है। साधनों के अंतर्गत सीपीयू की टाइम मेमोरी, फाइल्स और इनपुट आउटपुट डिवाइस आते हैं। कहने का मतलब है हम अगर कंप्यूटर चला रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर को हम प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, वो चीज़ प्रोसेस करना कहलाती है जब हम कंप्यूटर को चला रहे होते हैं। और हम कंप्यूटर को चला रहे हैं तो कोई ना कोई साधन का यूज़ तो हम कर ही रहे हैं ना। या तो हम कीबोर्ड का यूज़ कर रहे हैं, या माउस का यूज़ कर रहे हैं, या मॉनिटर का यूज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है प्रोसेस करने में। और इन सभी के मैनेजमेंट का कार्य कौन करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करता है। इनको मैनेज करने का काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो पहला पॉइंट आपका ये हो गया। अब हम सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट है आपका मैन मेमोरी मैनेजमेंट। किसी भी आधुनिक कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी ऑपरेशन को चलाने के लिए मैन मेमोरी की मुख्य भूमिका होती है, जहाँ से सीपीयू और आईपीयू डिवाइस डेटा को तेज़ी से एक्सेस कर सकती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का तीसरा कार्य है फाइल मैनेजमेंट। ठीक है, फिर फिफ्थ पॉइंट है कार्य प्राथमिकता चयन। जब कंप्यूटर पर एक से अधिक कार्यों को करने का निर्देश दिया जाए तो यह आवश्यकता अनुसार कार्यों को प्राथमिकता निर्धारित करता है। मतलब आप एक साथ कई प्रोग्राम चला रहे हैं, ठीक है, कई एक साथ कमांड दे दी आपने, तो सबसे पहले ये वही कार्य करेगा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो इसका चयन भी कौन करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है, तो आप अगर मतलब 2 से 3 प्रोग्राम एक साथ चला रहे हैं और आपने कमांड दे दी कोई, तो वो सबसे पहले वही कार्य करेगा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। छठा कार्य है इसका संचार का। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम और यूज़र के मध्य संचार करने में भी ये सहायता प्रदान करता है। तो संचार करने का कार्य भी किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है। जो भी यूज़र कार्य कर रहा होता है, ठीक है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है, कंप्यूटर सिस्टम का कार्य होता है, तो इनके बीच में जो संचार की व्यवस्था होती है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। फिर लास्ट पॉइंट है इसका सुरक्षा। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे डेटा को सुरक्षा प्रदान करता है। अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रयोग तथा लाभ देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रयोग देख लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या प्रयोग हैं। पहला, यूज़र तथा कंप्यूटर के मध्य अंतःक्रिया को आसान बनाने के लिए। ठीक है, यूज़र जो काम कर रहा है उस पर और कंप्यूटर के मध्य में जो अंतःक्रिया हो रही है उसे आसान करने के लिए, ताकि वो जो यूज़र कार्य कर रहा है उसे चीज़ें आसान लगें और वो अच्छे से ऑपरेट कर पाए कंप्यूटर को। दूसरा, इलेक्ट्रिक पावर ऑन करने पर कंप्यूटर के स्वतः संचालन में सहायता करता है। मतलब जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उसमें कई चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो उससे क्या करता है? आसान कर देता है ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ऑपरेट तो वही कर रहा है ना जो सिस्टम उसमें लगा हुआ है। फिर थर्ड है कंप्यूटर के प्रोग्राम को लोड करने तथा समय का निर्धारण करने में, कि कौन सा प्रोग्राम लोड करने में कितना समय लगेगा और कोई प्रोग्राम जब आप उसे ऑन कर रहे हैं तो उसमें कितना टाइम लगेगा। आपने देखा होगा जब MS वर्ड ऑन करते हैं तो उसमें कम से कम 10 से 20 सेकंड लगते हैं ओपन होने में, या फोटोशॉप ऑन करते हैं तो उसमें कुछ टाइम लगता है। तो सभी का समय निर्धारित, ठीक है, पहले से ही निर्धारित है। फिर इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करने में, ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही कार्य होता है। इनपुट और आउटपुट को डिवाइस को जो कंट्रोल करते हैं वो कौन करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंट्रोल करता है। फिर है मैन मेमोरी को यूज़ करने के लिए प्रतिबंधित करने के लिए। तो मैन मेमोरी का यूज़ को भी कौन करता था? तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही इसे कंट्रोल करता था, मैन मेमोरी को। फिर है यूज़र को कार्यक्रम के लिए सुरक्षा प्रदान करने में। तो जो भी हमने इससे पहले पढ़े थे कार्य, वही प्रयोग में भी आ जाएंगे, ठीक है, वही सारे प्रयोग में आ जाएंगे। तो यूज़र के कार्यक्रम को सुरक्षा कौन प्रदान करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। तो लाभ का तो आपको पता चल ही गया होगा। एक तो सिक्योरिटी प्रदान करता है। सिक्योरिटी से मतलब क्या होता है? आपने देखो होगा जब आप यूट्यूब वो चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं या इंस्टाग्राम चलाते हैं तो उसमें आप ID पासवर्ड डालते हैं, तो उसी पासवर्ड से होता है कि आपका पासवर्ड से वो क्या हो, पहले से बंधा हो, ताकि कोई और एक्सेस ना कर ले उसको, ठीक है, कोई और ना चलाने लगे आपकी चीज़ को। तो भाई होता है सिक्योरिटी का तात्पर्य पासवर्ड तथा अन्य तकनीकी से है जो प्रोग्राम में अवांछित एक्सेस को रोकता है, ताकि और कोई यूज़ ना कर सके आपका ID। फिर सेकंड है सिस्टम परफॉर्मेंस को नियंत्रित करता है। जो भी आप परफॉर्म कर रहे हैं उसमें, तो उसे कंट्रोल कौन करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। फिर है कि श्रोता और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में जितना समय लग रहा है उसे कंट्रोल भी यही करता है। फिर है सॉफ्टवेयर यूज़र के मध्य समायोजन स्थापित करता है, ठीक है, उनके बीच में जो यूज़र है और जो सॉफ्टवेयर है इनके बीच में संबंध स्थापित करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर है प्रयोगकर्ता की सूचना गोपनीय व सुरक्षित रखता है। तो जो भी सूचना वगैरह है उन्हें सुरक्षित रखने का कार्य भी ऑपरेटिंग सिस्टम का है। तो ये सारे लाभ हैं। तो आप कार्य याद रख लीजिए और प्रयोग याद रख लीजिए, ठीक है, उन्हीं को बना बना के लिख देंगे तो वो लाभ में भी आ जाएगा। कुछ अलग नहीं है पॉइंट्स, वही सेम पॉइंट्स हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार देख लेते हैं कि कितने प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम पाए जाते हैं। ये दो प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे पाए जाते हैं। पहला प्रयोग के आधार पर, दूसरा प्रोसेसिंग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर 3 तरीके के होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला होता है सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग यूज़र सिस्टम। ठीक है, क्या होता है? सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग यूज़र सिस्टम।
इसमें क्या होता है, यह साधारण प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसमें सिंगल यूज़र ही कंप्यूटर पर कार्य करता है और एक समय में एक ही कार्य किया जा सकता है। कहने का मतलब है सिंगल यूज़र से आप समझ में आ रहा होगा आपको कि सिर्फ एक यूज़र होगा, ठीक है। जैसे कि मैं या आप अकेले कार्य कर रहे हो कंप्यूटर पे, तो वो कहलाएगा सिंगल यूज़र। और सिर्फ एक ही कार्य कर सकते हो तो सिर्फ क्या कहलाएगा, सिंगल यूज़र, सिंगल टास्किंग यूज़र सिस्टम, ठीक है। जब एक व्यक्ति एक समय में एक ही कार्य कर सकता है तो वो कहलाता है सिंगल यूज़र, सिंगल टास्किंग। दूसरा क्या है, सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, यूज़र तो एक ही होता है परंतु एक समय में एक से अधिक कार्य कर सकता है। जैसे डेटा टाइपिंग के साथ साथ म्यूजिक सुनना, इमेज स्कैन करना या कई फाइल्स प्रोग्राम को ओपन करना। तो एक समय में एक से अधिक कार्य कर ले तो वो कहलाता है सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले वाला था सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यह है आपका सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अंतर क्या है, दोनों में एक ही व्यक्ति कार्य करेगा, लेकिन उसमें सिर्फ एक कार्य कर सकता है एक समय में, इसमें एक समय में कई कार्य कर सकता है। इमेज ओपन कर सकता है, म्यूजिक सुन सकता है, ठीक है, गेम भी खेल सकता है, तो कई कार्य कर सकता है इसमें। फिर तीसरा टाइप होता है आपका मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तीसरा प्रकार है ये प्रयोग के आधार पर, मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत एक समय में एक से अधिक लोगों द्वारा कंप्यूटर पर कार्य किया जा सकता है। इसका प्रयोग नेटवर्किंग में किया जाता है। इसमें क्या होता है, मल्टी यूज़र में तो कई सारे यूज़र हो सकते हैं। उसमें आप अकेले थे, इसमें आप आपके दोस्त भी एक साथ कार्य कर सकते हैं, ठीक है। कई लोग एक साथ कर सकते हैं और कई तरीके के कार्य कर सकते हैं, ठीक है। गेम भी खेल सकते हैं, म्यूजिक भी सुन सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है, प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो एक साथ कई कार्य कर सकते हैं और कई लोग कर सकते हैं, तो वो कहलाता है आपका मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये तीन टाइप थे प्रयोग के आधार पर। अब हम पढ़ेंगे प्रोसेसिंग के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। तो प्रोसेसिंग के आधार पर पहला आता है आपका सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है, सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इस सिस्टम में प्रोग्राम को एक एक करके कंप्यूटर मेमोरी में दर्ज किया जाता है। जब तक एक क्रम समाप्त नहीं हो जाता तब तक दूसरे क्रम को फिट नहीं किया जा सकता। अतः पूर्ण मेमोरी एक बार एक क्रम के लिए ही मान्य है। कहने का मतलब है सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पहले के टाइम पे जो कंप्यूटर आए थे, जो द्वितीय पीढ़ी के थे, ठीक है, उस टाइम ये यूज़ होता था। उस समय क्या था कि ऑपरेटिंग सिस्टम बने ही नहीं थे, तो डायरेक्ट जो भी कम्युनिकेशन होता था वो पंच कार्ड के द्वारा होता था। ऑपरेटिंग सिस्टम थे नहीं, हम सीधे हार्डवेयर से कम्युनिकेट करते थे। हार्डवेयर के ज़रिए, फिर पंच कार्ड के ज़रिए, इनकी सहायता से ही हम लोग किसी भी चीज़ को ऑपरेट करते थे। तो उसमें क्या होता था कि एक क्रम होता था, निश्चित क्रम। कहने का मतलब है जो इंस्ट्रक्शन हम पहले देते थे कंप्यूटर को, पहले उसे प्रोसेस करता था, उस पर जब वो कार्य पूरा हो जाता था तब वो दूसरे इंस्ट्रक्शंस को लेता। जैसे आपने एक निर्देश दिया उसे टाइप करने का, या आपने एक निर्देश दिया, दूसरा निर्देश दिया आपने प्रिंट निकालने का, तीसरा निर्देश और कोई दिया, तो वो क्या करेगा, पहले टाइप करेगा, जब टाइप की प्रोसेस पूरी हो जाएगी उसके बाद प्रिंट निकालेगा, प्रिंट निकलने की प्रोसेस पूरी हो जाएगी तो तीसरा कार्य करेगा। मतलब एक सीक्वेंस होता है सीरियल प्रोसेसिंग में, ठीक है। सीरियल से भी आप समझ सकते हैं कि एक सीरियल चलता है इसमें। पहले वाला काम पहले पूरा हो जाएगा, उसके बाद वो दूसरा काम लेगा, दूसरा पूरा हो जाएगा, उसके बाद वो तीसरा काम लेगा। एंड है आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़र कंप्यूटर से सीधे नहीं जुड़ते। प्रोसेसिंग की गति को बढ़ाने के लिए एक तरह के कार्य को एक बैच में रखकर रन किया जाता है। कहने का मतलब है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम भी ये पहले का टाइम का है, जब 1960 के दशक का है ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। उस समय क्या होते थे, ज़्यादातर कंप्यूटर तो होते नहीं थे, कुछ कंप्यूटर होते थे, जैसे इसरो है, आपका नासा है, तो यही यूज़ करते थे ऑपरेटिंग सिस्टम को। इसमें क्या होता है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि एक तरीके के कार्यों को अलग अलग बैच के वाइज बना लिया जाता है। मतलब जैसे कि आपका कार्य प्रिंटिंग का है तो आपसे रिलेटेड जितने भी कार्य आपके जैसे होंगे उनका अलग बैच बना दिया जाएगा। दूसरे कार्य के अगर सेम है, सिमिलरिटी है उनमें, तो उनका अलग बैच बना दिया जाएगा। ऐसी अलग अलग बैच बना दिए जाते थे। एक ही तरीके के कार्य करता था ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इससे क्या होता था कि स्पीड बढ़ जाती थी कार्य करने की। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें प्रोसेसिंग की गति काफ़ी तेज़ हो जाती थी और गति बढ़ाने के लिए हम लोग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते थे, ठीक है। तो ये दो तरीके के हो गए प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत ये आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम हैं और वो क्यों इतने फेमस हैं और आज के टाइम में उनकी क्या उपयोगिता है। तो पहले हम जान लेते हैं विंडोज़। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका विंडोज़, काफ़ी फेमस है, आप सभी ने नाम सुना होगा क्योंकि जितने भी कंप्यूटर चलाते हैं वो विंडोज़ के नाम से भलीभांति परिचित होते हैं। तो विंडोज़ को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा एक प्रसिद्ध आईटी कंपनी ने डेवलप किया था। एक ग्राफिकल इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसके फेमस होने की वजह इसका ग्राफिकल डिस्प्ले है।
कहने का मतलब है, अगर प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है तो वो किया जाता है विंडोज़। आप सभी ने विंडो 7, विंडो 10, विंडो एक्सपी, ठीक है, विंडो 98, इन सभी के नाम अच्छी खासी बार सुने होंगे। ठीक है, तो ये सारे किस में आते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं। और इसे किसने बनाया था? तो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की एक कंपनी, आईटी कंपनी थी, इसने इसे बनाया था। ठीक है, और क्या है, क्यों इतना यूज़ होता है? क्योंकि इसका जो डिस्प्ले है वो ग्राफिकल है। ठीक है, आप देखते हैं उस चीज़ को। इससे पहले जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आए थे वो ग्राफिकल इंटरफेस नहीं था उनका, लेकिन इसका इंटरफेस कैसा था? ग्राफिकल था, इसलिए सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ और इस्तेमाल करने में भी काफ़ी आसान था ये। माइक्रोसॉफ्ट अपने प्रोडक्ट का नाम बहुत ही आसान रखना चाहता था, इसलिए उसे एक वर्ड विंडो को चूज़ किया। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर आधारित है, मतलब GUI इसकी शॉर्ट फॉर्म है, और इसकी फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इस पर आधारित है। लगभग 90% में विंडोज़ का इस्तेमाल होता है, मतलब जितने भी कंप्यूटर हैं उसमें 90% कंप्यूटर्स में किसका यूज़ होता है? विंडोज़ का। इस समय का सबसे लेटेस्ट वर्जन विंडोज़ 10 है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि विंडो का मतलब खिड़की होता है, और इसका नाम विंडो इसलिए रखा गया क्योंकि इसके सारे सॉफ्टवेयर आयताकार ग्राफिक बॉक्स में खुलते हैं। आपने कभी भी कंप्यूटर चलाया होगा, आपने उसमें आइकन्स देखे होंगे, तो जो आइकन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? आयताकार होते हैं, और जब भी वो खुलते हैं तो वो कैसे खुलते हैं? आयताकार ग्राफिक बॉक्स के रूप में खुलते हैं, इसलिए इसका नाम विंडो रखा गया था। विंडो का मतलब होता है खिड़की। खिड़की जब आप खोलते हैं तो वैसे ही इसके आइकन्स भी खुलते थे आयताकार ग्राफिक के रूप में, इसलिए इसका नाम विंडो रख दिया गया था। और वैसे भी कोई भी कंपनी अगर अपना प्रोडक्ट का नाम रखती है तो वो सरल रखती है ताकि लोगों की जुबान पे वो नाम चढ़ जाए, है ना। तो वैसे इसने भी नाम बहुत आसान रखा था, विंडो, ताकि लोगों को नाम ये चीज़ याद हो जाए और काफ़ी फेमस हो जाए जल्दी से। विंडोज़ कंप्यूटर के सिस्टम को बहुत ही फ्रेंडली बनाता है, और इसी वजह से विंडोज़ को बहुत आसानी से एक्सेस किया जाता है। साल 1983 में बिल गेट्स में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की घोषणा की। जो बिल गेट्स थे, आपने सभी ने नाम सुना होगा, ये विंडोज़ के जन्मदाता इन्हें कह सकते हैं आप। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इन्हीं की है और काफ़ी अमीर हैं ये। ठीक है, तो 1983 में बिल गेट्स ने विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की घोषणा की, और साल 1985 में विंडो का सबसे पहला वर्जन मार्केट में लॉन्च किया था। और ऐसे ही विंडोज़ के बहुत सारे वर्जन लॉन्च किए गए, जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर विंडोज़ एक्सपी हुआ, जो सन 2000 में आया था। विंडोज़ एक्सपी को साल 2001 में लॉन्च किया गया था और बहुत सफल रहा। इसने कंप्यूटर की दुनिया में मानो चांद लगा दियो, मतलब इतना ज़्यादा फेमस हुआ था, लोगों को आसान था, ठीक है, इसे एक्सेस करना काफ़ी इजी लग रहा था उन्हें चलाना कंप्यूटर को। जब ये विंडो एक्सपी लॉन्च हुआ था तो सबसे ज़्यादा फेमस कौन सा हुआ था? विंडो एक्सपी हुआ। इसके बाद विंडो 7 बहुत फेमस हुआ, और विंडो 10 जो लेटेस्ट टाइम में, मतलब प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है, वो विंडो 10 है। तो विंडो 7, विंडो 10 और विंडो एक्सपी ये सबसे ज़्यादा फेमस हुए थे। बाकी वर्जन भी आए लेकिन वो इतने फेमस नहीं हुए और ज़्यादा नहीं चले, लेकिन ये तीनों वर्जन काफ़ी चल रहे हैं और अच्छे भी थे और यूज़ करने में आसान भी थे। अब हम देखेंगे एडवांटेज ऑफ विंडोज़, कि विंडोज़ के क्या क्या फ़ायदे हैं। पहला क्या है कि इसको इस्तेमाल करना दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम की तुलना में काफ़ी आसान था। ठीक है, जो भी और ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ करते थे उसकी अपेक्षा इसे यूज़ करना काफ़ी आसान था, क्योंकि ये ग्राफिकल इंटरफेस पर वर्क करता था। दूसरा था, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर मिलते हैं, क्योंकि बहुत से लोग विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। लगभग 90% कंप्यूटर में इसका इस्तेमाल होता है। देखिए, विंडोज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा था, 90% लोग कंप्यूटर में इसी का इस्तेमाल कर रहे थे। तो क्या होता था, इसमें कई सारे सॉफ्टवेयर भी मिल जाते थे, जैसे पेंट वगैरह है या एक्सेल है। धीरे धीरे इसमें और भी जैसे जैसे अपडेट आता रहा, वैसे वैसे कई सॉफ्टवेयर इसमें मिलते रहे, तो इसलिए भी इसका यूज़ लोग ज़्यादातर करते थे। नेक्स्ट है कि इसे छोटे बड़े बुज़ुर्ग या फिर कोई भी उम्र के लोग हों, इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते थे, क्योंकि ये चलाने में बेहद आसान था। फिर क्या है, इसमें सभी सुविधाएं चित्रात्मक रूप में मिलती हैं। एप्लीकेशन को खोलने के लिए उसके आइकन पर ही टच कर कर ही उसे खोल सकते हैं। मतलब अभी तो आप टच स्क्रीन का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन पहले के टाइम में ये चीज़ काफ़ी अच्छी थी कि आप क्या करते थे, आइकन पर क्लिक करते थे और वो चीज़ ओपन हो जाती थी। जबकि इससे पहले जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर आए थे उसमें ऐसा देखने को नहीं मिलता था, इसलिए थोड़े लोग इससे प्रभावित ज़्यादा हुए, है ना, क्योंकि सब कुछ देखने में मिल रहा है, चित्र के रूप में मिल रहा है, आप उसे टच करते थे और वो ओपन हो जाता था। फिर लास्ट की गेमिंग सपोर्ट बेहतरीन है, इसमें आप गेम वगैरह खेल सकते थे और काफ़ी अच्छा यूज़, मतलब गेम चलता था इसमें, इसलिए भी लोग इसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए ये ज़्यादा फेमस भी हुआ। तो ये थे विंडोज़ के फ़ायदे। थोड़े नुकसान भी हैं, तो उसे भी देख लेते हैं क्या क्या इसमें नुकसान हुए हैं। देखिए, विंडो के नुकसान क्या हैं। तो पहला कि विंडो चलाने के लिए आपके कंप्यूटर में अच्छा हार्डवेयर होना चाहिए, CPU, इंटरनल मेमोरी का स्टोरेज अधिक होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास अच्छा हार्डवेयर नहीं है तो आप कंप्यूटर नहीं चला पाएंगे, विंडो को नहीं ऑपरेट कर पाएंगे। उसके लिए अच्छा CPU भी होना चाहिए, और जो इंटरनल मेमोरी है उसका स्टोरेज भी अधिक होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप विंडो नहीं ऑपरेट कर पाएंगे। दूसरा, यदि हम सिक्योरिटी की बात करें
तो इतना अच्छा सिक्योरिटी नहीं देता है। जो विंडोज़ है वो इतनी अच्छी सिक्योरिटी नहीं देता है जितना बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम देते हैं। इसकी सिक्योरिटी इतनी सुरक्षित नहीं है। कई बार आपने सुना भी होगा कि विंडोज़ को हैक करना इतना मुश्किल नहीं है। कई बार लोग क्या करते हैं, जो हैकर्स होते हैं वो विंडो को हैक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि इतनी सुरक्षित क्या नाम है, सुरक्षा या कहते हैं सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पाता है। तीसरा कि विंडो में बहुत आसानी से वायरस एंटर हो सकते हैं। क्या हुआ, कोई लिंक पे आपने क्लिक किया और वायरस आ गए। तो विंडो में क्या है कि बहुत जल्दी वायरस एंटर कर जाते हैं। इसलिए आपने देखो एंटीवायरस डालना पड़ता है कंप्यूटर में। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कई आने लगे हैं तो वो डालने पड़ते हैं, क्योंकि वायरस बहुत जल्दी चले जाते हैं इसमें। तो ये कुछ नुकसान है विंडोज़ के, याद कर लीजिएगा आप, अगर एग्ज़ाम में आते हैं तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे विंडोज़ आपका कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है वो है हमारा मैकिन्टॉश। मैकिन्टॉश एक लाइन की डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर्स होती है जिन्हें कि एप्पल के द्वारा डेवलप किया जाता है। मतलब जो मैकिन्टॉश जो सॉफ्टवेयर है इसका यूज़ कौन करता है, तो ये करती है एप्पल की कंपनी। इसके द्वारा ये डेवलप किया गया और यही यूज़ भी करती है। ओरिजिनल मैकिन्टॉश जिसे 1984 में रिलीज़ किया गया था, वो ऐसा पहला पर्सनल कंप्यूटर था जिसमें कि एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जैसे हम GUI कहते हैं, का इस्तेमाल किया गया था। यह एक ऑल इन वन मशीन था जिसमें कि एक कलर डिस्प्ले था और साथ ही में इसके एक माउस और एक कीबोर्ड भी शामिल किया गया था। मतलब सबसे पहले GUI का यूज़ किया था मैकिन्टॉश सॉफ्टवेयर में किया गया था। जहाँ PCs के अलग अलग हिस्सों को जहाँ बहुत सारी अलग अलग कंपनीज मैन्युफैक्चर करती हैं, वहीं सभी मैकिन्टॉश कंप्यूटर को एप्पल ही डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर करती है। कहने का मतलब है आपने SCL का नाम सुना होगा, एसर का नाम सुना होगा, HP का नाम सुना होगा। तो कई अलग अलग कंपनियां हैं जो अपने अपने लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स बनाती हैं और उसमें विंडोज़ का यूज़ करती हैं वो। लेकिन जो मैकिन्टॉश है वो सिर्फ और सिर्फ एप्पल के प्रोडक्ट में ही यूज़ किया जाता है। थोड़ी सरल भाषा में देख लेते हैं कि अमेरिकी कंपनी एप्पल द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम को मैक या मैकिन्टॉश कहा जाता है, जिसे वर्ष 1984 में PC के प्रयोग हेतु विकसित एवं प्रचलित किया गया। मैक ने GUI प्रणालियों के युग की शुरुआत की और MS कॉरपोरेशन को अपना स्वयं पर आधारित विंडोज़ को विकसित करने के लिए प्रेरित किया। मैक की शुरुआत के लिए एप्पल की मार्केटिंग टीम ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के सहज उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया। इसमें एक आभासी फोल्डर और फाइलों की एक श्रृंखला आइकन के रूप में प्रस्तुत किया गया। अधिकांश कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में GUI मॉडल को अपनाया। 1980 के दशक में एप्पल ने माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़ के शुरुआती संस्करणों में मैक के कुछ पहलुओं का इस्तेमाल करने की अनुमति देने के लिए एक समझौता किया। हालांकि इसके बाद मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है को एप्पल के अलावा अन्य निर्माताओं द्वारा बनाए गए कंप्यूटरों के उपयोग के लिए कभी लाइसेंस नहीं दिया गया। कहने का मतलब है, जब स्टार्टिंग हुई थी इसकी, जब मैकिन्टॉश आया था, तब इसने क्या किया था, एप्पल ने परमिशन दे दी थी कि और कंप्यूटर इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बाद में क्या किया, इसने सिर्फ और सिर्फ एप्पल के लिए ही ये चीज़ रखी। ठीक है, तो सिर्फ मैकिन्टॉश सॉफ्टवेयर का यूज़ सिर्फ एप्पल के प्रोडक्ट्स में किया गया और बाकी जितने भी कंपनियां थी उनके आपने देखे होंगे उसमें सिर्फ विंडोज़ यूज़ होती है, उसमें मैकिन्टॉश का यूज़ नहीं होता या और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होते हैं। लेकिन मैकिन्टॉश का यूज़ जो किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, सिर्फ और सिर्फ एप्पल के प्रोडक्ट के लिए किया गया। हमारा नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है DOS जिसे हम कहते हैं, और इसकी फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यह सबसे लोकप्रिय व प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका मुख्य कार्य कंप्यूटर हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर के मध्य संबंध स्थापित करना है। ठीक है, तो इसका मुख्य कार्य क्या है, तो कंप्यूटर जो हार्डवेयर होते हैं और जो सॉफ्टवेयर होते हैं इनके मध्य में संबंध जो स्थापित करता है, वही इसका कार्य है। इसके दो वर्जन प्रचलित हैं, पहला PC DOS और दूसरा MS DOS। PC DOS जो है इसका निर्माण IBM ने किया है। ठीक है, IBM एक कंपनी है, उसने इसका निर्माण किया है। और जो MS DOS है इसका पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका निर्माण माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा किया गया है। ठीक है, और DOS ऑपरेटिंग सिस्टम को याद रखना क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है एक बार। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, 2015 में DLED में पूछा गया है ये। अगर DOS के कार्यों की बात करें तो इसके दो कार्य मुख्य हैं। पहला है कि निर्देश के आधार पर मॉनिटर पर प्रदर्शन करना, मतलब जो भी आप निर्देश देते हैं कंप्यूटर को, उसके आधार पर ये क्या करता है, मॉनिटर पर उसका प्रदर्शन करता है, उसे शो करता है जो आपने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कंप्यूटर को। दूसरा है CPU मेमोरी एवं अन्य हार्डवेयर के संचालन को नियंत्रित करना। तो जो कंप्यूटर का CPU होता है उसकी जो मेमोरी होती है और जो अन्य हार्डवेयर होते हैं उनको चलाने में और उन्हें कंट्रोल करने का कार्य किसका होता है, तो DOS का ही होता है। तो ये दो कार्य हैं DOS के। हमारा नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स। यह एक मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह बहुत महंगा होता है, इसलिए इसका यूज़ बड़ी बड़ी कंपनियों में करते हैं। ठीक है, तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो यूज़ करती हैं मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब एक साथ कई यूज़र इस पर कार्य कर सकते हैं और काफ़ी महंगा होता है। तो यूनिक्स के बारे में इतना काफ़ी है। फिर नेक्स्ट हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है लिनक्स। नाम याद रखिएगा, यूनिक्स और लिनक्स।
तो जो लिनक्स है यह मल्टीटास्किंग व मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें एक साथ अनेक प्रोग्रामों को संपादित किया जाता है। इसमें वेब सर्वर का उपयोग करके वेब पेजों को बना सकते हैं। तो लिनक्स की अगर बात की जाए तो ये मल्टीटास्किंग है और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें क्या करते हैं, हम एक साथ अनेक प्रोग्रामों को संपादित कर सकते हैं और इसमें क्या करते हैं, हम वेब सर्वर का प्रयोग कर सकते हैं और उनकी सहायता से कई वेब पेजों को बना सकते हैं। और क्या है, ये भी GUI पर आधारित होता है, मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर यह भी आधारित होता है। इसमें दिक्कत सिर्फ यही है कि इसे ऑपरेट करना काफ़ी कठिन है। इसमें सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना और उसे हटाना दोनों ही काम बहुत कठिन होते हैं लिनक्स में। ठीक है, इसके बारे में सामान्य जानकारी सभी लोगों को नहीं होती। इसे सिर्फ वही यूज़ कर सकते हैं जो कंप्यूटर की अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं, ठीक है, या कंप्यूटर के क्षेत्र में अच्छा रखते हैं, तो बस खाली वही लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है उबंटू। ये भी काफ़ी फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू जो कि लिनक्स पर आधारित सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है। इससे साधारण और असाधारण दोनों तरह के कार्य किए जा सकते हैं। यानी इस ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल बिगिनर और एडवांस यूज़र दोनों कर सकते हैं। मतलब जो नए नए सीख रहे हैं वो भी कर सकते हैं और जो बहुत ज़्यादा एडवांस हैं, ठीक है, वो भी इसका यूज़ कर सकते हैं। इसका जन्म लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से हुआ है। यानी उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसे डिस्ट्रो या फैमिली मेम्बर भी कहते हैं। मतलब अगर बात की जाए उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ से आया है, तो ये लिनक्स पर ही आधारित है। लिनक्स से ही इसका जन्म हुआ है। जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हमने पढ़ा उसी से इसका जन्म हुआ है। उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम की रख रखाव या देखरेख का कार्य यूके कंपनी कैनोनिकल लिमिटेड करती है। यह प्रत्येक वर्ष उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम का 2 अपडेट निकालती है। आमतौर पर उबंटू ओएस को पर्सनल कंप्यूटर पर प्रयोग करने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसका इस्तेमाल सर्वर में भी होता है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम किसी पुराने हार्डवेयर पर सही से कार्य नहीं कर पाता, वहाँ भी उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम सही से कार्य करता है। कहने का मतलब है, हमने विंडोज़ जो हम चलाते हैं कंप्यूटर में, लैपटॉप्स में, तो हमने देखा जो पुराने टाइप के कंप्यूटर थे, बहुत ज़्यादा पुराने, तो उसमें विंडोज़ सही से काम नहीं करता। लेकिन जो नए हार्डवेयर होते हैं उन पे सही से कार्य करता है। लेकिन जो उबंटू है ये पुराने हार्डवेयर पे भी अच्छे से कार्य करता है और नए पे भी अच्छे से कार्य करता है। आज आमतौर पर उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन और नेटवर्क सर्वर में देखने को मिलता है। तो ये जगह है जहाँ पे उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम तुम्हें देखने को मिलेगा। कंप्यूटर पे भी मिलेगा, मोबाइल फ़ोन में भी इसका यूज़ किया जाता है और नेटवर्क सर्वर में भी इसका यूज़ किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे विंडोज़ एक्सपी के बारे में। देखिए, क्वेश्चन आ चुका है डीएलएड में कि विंडो एक्सपी के बारे में बताइए कि जब आप उसे ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं, तो कैसा स्क्रीन दिखता है, उसमें क्या क्या अवयव दिखते हैं, तो और क्या क्या उसकी विशेषताएं, ये सब क्वेश्चन में आया था। ठीक है, तो मैं विंडो एक्सपी के बारे में आपको बता देता हूँ। ऐसे ही सेम अगर विंडो 7 के बारे में आता है, विंडो 10 के बारे में आता है, तो जो अवयव होंगे वो भी सेम रहेंगे, विशेषताएं भी सेम ही रहेंगी। ठीक है, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। बस ऊपर का जो है, जब इसका कब लॉन्च किया गया, कब संस्करण आया, तो ये सब थोड़ा चेंज करना पड़ेगा आपको, बाकी सब सेम लिखना है। ठीक है, तो चलिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक्सपी के बारे में पढ़ लेते हैं। विंडोज़ एक्सपी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे माइक्रोसॉफ्ट ने 25 अक्टूबर 2001 को लॉन्च किया था। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। इसके पहले संस्करण में विंडोज़ 95, विंडोज़ 98 और विंडोज़ एमई लाई गई। मतलब विंडोज़ एक्सपी आने से पहले क्या क्या आ चुका था, तो विंडोज़ का 95 आ चुका था, विंडोज़ 98 लॉन्च हो चुकी थी और विंडोज़ एमई लॉन्च हो चुकी थी। और विंडोज़ जो एक्सपी है ये लॉन्च हुई थी 25 अक्टूबर 2001 को। अब विंडोज़ एक्सपी की विशेषताएं देख लेते हैं। पहला तो ये था कि ये मल्टीटास्किंग सुविधाएं थी, एक साथ आप कई चीज़ें यूज़ कर सकते थे, कई प्रोग्राम यूज़ कर सकते थे। ग्राफिक यूज़र इंटरफेस था, ठीक है, सब कुछ ग्राफिकल था। तीसरा है अनुकूलन इंटरफेस, जिसे हम कस्टमेबल इंटरफेस कहते हैं। इसमें क्या करता है कि यूज़र अपने हिसाब से डेस्कटॉप का रंग बदल सकता है, फॉन्ट बदल सकता है, ठीक है, उसमें चेंजमेंट कर सकता है। अब है विंडोज़ एक्सपी की डेस्कटॉप स्क्रीन। जब हम स्क्रीन ऑन करते हैं, मतलब जो कंप्यूटर ऑन करते हैं, तो हमें स्क्रीन पर क्या क्या देखने को मिलता है। तो डेस्कटॉप विंडो का नियंत्रण केंद्र होता है। इसमें कुछ आइकन्स उसके बाईं ओर स्क्रीन पर होते हैं। आपने देखा हो जब कंप्यूटर चलाते हैं तो ज़्यादातर आइकन्स आपको बाईं ओर देखने को मिलते हैं, जैसे माई कंप्यूटर है, रिसाइकिल बिन है आदि। डेस्कटॉप स्क्रीन विंडो शुरू होने के बाद दिखाई देती है। जब आप ऑन करते हैं कंप्यूटर, उसके बाद क्या होता है, तब आपको डेस्कटॉप दिखाई पड़ता है, ओपन होता है तब। और डेस्कटॉप के अवयव पढ़ लेते हैं, 2018 में पूछा गया है। तो अवयव से मतलब होता है जो डेस्कटॉप पे आपको उस टाइम दिख रहा होता है सामने। ठीक है, जब आप ऑन करते हैं कंप्यूटर को, जो डेस्कटॉप पे आपको दिख रहा होता है स्क्रीन पर, तो वो चीज़ें अवयव कहलाती हैं। पहला क्या है, स्टार्ट बटन। ठीक है, पहला अवयव है डेस्कटॉप का, स्टार्ट बटन आपको दिखाई पड़ेगा। आइकन्स दिखाई पड़ेंगे, जैसे माई कंप्यूटर है, रिसाइकिल बिन है और इंटरनेट एक्सप्लोरर है आदि। और टास्क बार दिखेगा, जो आपको सबसे नीची लाइन दिखती है ना डेस्कटॉप पे। ठीक है, डेस्कटॉप जब ऑन करते हैं आप उसे कंप्यूटर को, तब जो सबसे नीचे वाली लाइन होती है उसमें जो फंक्शन दिखते हैं वो टास्क बार कहलाता है।
फिर है स्टार्ट बटन। अब स्टार्ट बटन के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। यह एक महत्वपूर्ण बटन होता है। यह स्क्रीन के निचले भाग में बाईं ओर पाया जाता है। इससे मेनू एप्लीकेशन पर जा सकते हैं व खोल सकते हैं। आपने देखा होगा जब आप कंप्यूटर चलाते हैं तो डेस्कटॉप पे नीचे साइड में बाईं तरफ आपको स्टार्ट बटन दिखता है। जब आप स्टार्ट बटन खोलते हैं तो उसमें कई सारे प्रोग्राम्स खुल जाते हैं, जिसमें आप एप्लीकेशन मेनू होता है। उसके बाद आपको MS वर्ड या MS ऑफिस देखने को मिलता है, पेंट देखने को मिलता है, कई सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। फिर दूसरा है आपका आइकन्स। विंडोज़ के मेन पेज पर जो ग्राफिकल चित्र बने होते हैं उन्हें हम आइकन्स कहते हैं। जैसे आपको माई कंप्यूटर देखने को मिलता होगा, रिसाइकिल बिन देखने को मिलता होगा, इंटरनेट एक्सप्लोर, कई चीज़ें देखने को मिलती हैं। जो भी आपको वहाँ पे दिखते हैं ना स्क्रीन पे, जिन्हें आप ऐप कह सकते हैं, ठीक है, वो सारे आइकन्स कहलाते हैं कंप्यूटर में। 2016 में ये क्वेश्चन आया था कि विंडोज़ डेस्कटॉप पर किसके द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स को दर्शाया जाता है। तो आइकन्स कहलाते हैं जो विभिन्न डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन को दर्शाते हैं। ठीक है, माई कंप्यूटर, रिसाइकल बिन या MS वर्ड, है ना, ये जितने भी आइकन्स होते हैं ना, यही एप्लीकेशन को दर्शाते हैं और डॉक्यूमेंट्स को दर्शाते हैं। फिर तीसरा है टास्क बार। टास्क बार डेस्कटॉप स्क्रीन के सबसे नीची ओर पतली पट्टी के रूप में होता है। यह कंप्यूटर में ओपन या रन किए गए वर्तमान प्रोग्राम से संबंधित आइकन्स दिखाता है। मतलब ये जो नीचे वाली पट्टी होती है ये आपको दिखाती है कि आपने कितने प्रोग्राम्स खोल रखे हैं पहले ही से। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, उस पर क्लिक करते हैं और प्रोग्राम ओपन हो जाता है। अगर आप म्यूज़िक चला रहे हैं तो म्यूज़िक का भी उस पर शो करता है। ठीक है, अगर आपने MS वर्ड खोल रखा है तो वो भी शो करेगा, एक्सेल खोल रखा है तो वो भी शो करेगा। ठीक है, जितने प्रोग्राम आपने खोल रखे हैं वो उसमें शो करेगा। स्टार्ट बटन भी उसी में शो करेगी। ठीक है, प्रोग्राम्स वगैरह ये भी इसी में शो करेंगे। रन का जो सिस्टम होगा वो भी उसी में शो करेगा। तो ये सारे के सारे टास्क बार में दिखाया जाता है। फिर है क्लॉक और कैलेंडर। जो क्लॉक होती है, जो कैलेंडर होते हैं, जो क्लॉक होगी वो समय दिखाएगा और जो कैलेंडर होगा वो दिनांक दिखाएगा कि आज कितनी डेट है। तो ये भी इसी टास्क बार में देखने को मिलता है, राइट हैंड पे कोने में। स्टार्ट मेन्यू का उपयोग करना, कि हम स्टार्ट मेन्यू का कैसे उपयोग करते हैं और उसमें क्या देखने को मिलता है। तो जब हम स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो हमें कई सारी कमांड्स देने को मिलते हैं, जिसमें एक होता है ऑल प्रोग्राम्स। जब हम ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करते हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है ऑल प्रोग्राम्स। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो इसमें कंप्यूटर के संपूर्ण प्रोग्राम, मतलब जितने भी प्रोग्राम है कंप्यूटर में, उसकी जो पूरी सूची होती है वो आपको देखने को मिलती है। और फिर आपको जो भी प्रोग्राम चलाना होता है, ठीक है, तो आप उस पर क्लिक करके उसे ऑन कर सकते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं स्टार्ट मेनू के। जब हम स्टार्ट मेनू पे क्लिक करते हैं तो हमें प्रोग्राम्स देखने को मिलता है। जब स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो प्रोग्राम्स को दर्शाता हुआ प्रोग्राम मेन्यू दिखाई देता है। इस पर फोल्डर्स और प्रोग्राम आते हैं, मतलब कई सारे फोल्डर्स देखने को मिलेंगे और कई प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे। जो भी प्रोग्राम्स आपको चलाना है उस पर आप क्लिक करके ऑन कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है डॉक्यूमेंट्स। स्टार्ट मेनू में हाल ही में काम किए गए डॉक्यूमेंट्स को डॉक्यूमेंट कमांड का उपयोग कर शीघ्रता से खोला जा सकता है। मतलब अगर किसी डॉक्यूमेंट पे आपने अभी काम किया है हाल ही में, तो आप क्या करें, सीधे सीधे डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो उसमें आपको ऊपर ही शो हो जाएगा जिस डॉक्यूमेंट पे आपने अभी हाल में काम किया है। तीसरा है सेटिंग। स्टार्ट मेनू में कंप्यूटर की सेटिंग बदलने के लिए सेटिंग का विकल्प दिया जाता है। अगर आप सेटिंग में कुछ चेंजमेंट करना चाहते हैं तो आप सेटिंग ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। फिर है फाइंड। फाइलों और फोल्डर को ढूंढने के लिए फाइंड विकल्प दिया जाता है। आपने देखा होगा कि कई फाइल्स आपकी नहीं मिलती, तो आपने जिस नाम से सेव की होती है आप क्या करते हैं, फाइंड ऑप्शन पे जाते हैं और उसमें उस नाम को लिख देते हैं और एंटर जब मारते हैं तो वो फाइल, उस नाम से जितनी भी फाइलें होती हैं वो सब ओपन होकर आ जाती हैं आपके सामने। फिर है लास्ट हेल्प ऑप्शन। सहायता के लिए हेल्प का विकल्प स्टार्ट मेनू में दिया रहता है। ऑफलाइन व ऑनलाइन दोनों तरीके से मदद ली जा सकती है। मतलब आप ऑनलाइन भी मदद ले सकते हैं, ऑफलाइन भी मदद ले सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही समझ में तो आप हेल्प मेनू का यूज़ कर सकते हैं। फिर लास्ट ऑप्शन है शट डाउन। इस पर क्लिक करके किसी भी विंडो सेटिंग को बंद किया जा सकता है। तो शट डाउन का यूज़ तो आप सभी जानते हैं। ओपन से जैसे हम लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो वैसे ही ऑफ करने के लिए हम क्या करते हैं, शट डाउन का यूज़ करते हैं। शट डाउन पर क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर ऑफ हो जाता है। मल्टीमीडिया के बारे में पढ़ेंगे कि मल्टीमीडिया क्या होता है और इसे क्यों हमारे कंप्यूटर सब्जेक्ट में शामिल किया गया है। ठीक है, कुछ तो इंपॉर्टेंस होगी ना इसकी, तो वही जानेंगे। तो जान लेते हैं कि मल्टी का अर्थ होता है बहु या विविध और मीडिया का अर्थ होता है माध्यम। मल्टीमीडिया एक माध्यम होता है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारियों को विविध प्रकार के माध्यमों जैसे कि टेक्स्ट, ऑडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो आदि का संयोजन, मतलब कंबाइन करके दर्शकों या श्रोताओं तक पहुंचाया जाता है। तो मल्टीमीडिया क्या है, आप टीवी देख रहे हैं, ये भी मल्टीमीडिया का साधन है। फेसबुक चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, तो ये सारे की सारी चीज़ें मल्टीमीडिया में आती हैं। जब आप ग्राफिक्स को, टेक्स्ट को, एनिमेशन, वीडियो आदि को मिला जुलाकर दर्शकों के पास या श्रोताओं के पास पहुँचाते हैं तो ये चीज़ मल्टीमीडिया कहलाती है। दूसरी भाषा में जान लेते हैं कि मल्टीमीडिया टेक्स्ट, पिक्चर्स, ध्वनि, एनिमेशन आदि का मिला जुला रूप है जिसे कंप्यूटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो कैसे व्यक्त करते हैं हम इसे,
कंप्यूटर तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के द्वारा इसे व्यक्त किया जा सकता है। कंप्यूटर के उद्भव से लंबे समय तक इसकी स्क्रीन पर सिर्फ टेक्स्ट का ही प्रयोग होता था। मतलब पहले के टाइम पे हम क्या करते थे, कंप्यूटर का जब विकास हुआ था तो हम सिर्फ टेक्स्ट के माध्यम से अपनी चीज़ों को बताते थे, एक दूसरे से क्या करते थे, लिखकर चीज़ों को बताते थे। या कंप्यूटर में भी कोई चीज़ हमें बतानी होती, कोई इंस्ट्रक्शन देना पड़ता था तो भी हम लिखकर चीज़ को बताते थे इसे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर तकनीकी के विकास के कारण अब कंप्यूटर की स्क्रीन पर वीडियो पिक्चर्स के साथ अच्छी ध्वनि प्रभावों का आनंद भी लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ है कि पहले के टाइम पे क्या होता था, सिर्फ हम टेक्स्ट के माध्यम से चीज़ों को बताते थे, लेकिन अब हम क्या करते हैं, वीडियो भेज सकते हैं, ठीक है, ऑडियो भेज सकते हैं, तो कई चीज़ों के माध्यम से हम अपनी बातों को बता सकते हैं। ठीक है, दूसरों से बातचीत कर सकते हैं या अन्य चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, और मल्टीमीडिया का शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो बहुमाध्यम। ठीक है, बहुमाध्यम इसे कहते हैं। और बहुमाध्यम से मतलब है कि कई सारे माध्यम होते हैं इसमें। जैसे हम वीडियो के माध्यम से अपनी चीज़ बता सकते हैं, एनिमेशन द्वारा बता सकते हैं, ऑडियो द्वारा बता सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तो कई चीज़ें हैं जिससे हम एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है बहुमाध्यम। अब हम मल्टीमीडिया के फ़ायदे या विशेषताएं देख लेते हैं। मल्टीमीडिया संचार का सबसे बेहतर साधन माना जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि संचार के माध्यम से हम क्या क्या कर सकते हैं, और संचार का सबसे अच्छा माध्यम है, क्योंकि हम ऑडियो के माध्यम से भी बता सकते हैं अपनी चीज़ों को, वीडियो के माध्यम से भी समझा सकते हैं। तो कई माध्यम होते हैं इसके। इसके जरिए हाई क्वालिटी के प्रेजेंटेशन प्रस्तुत या प्रोवाइड किए जा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, वीडियो देखते हैं हाई क्वालिटी की, ठीक है, तो वीडियो के माध्यम से अपनी चीज़ों को बता सकते हैं, या हाई क्वालिटी की ऑडियो भेज सकते हैं। तो कई चीज़ें आप प्रोवाइड कर सकते हैं। मल्टीमीडिया के जरिए किसी भी विषय के बारे में सीखने की प्रभावशीलता में वृद्धि होती है। मतलब वैसे आप सुन रहे हैं किसी चीज़ को या टेक्स्ट के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है इतना प्रभाव ना पड़े आपके ऊपर, लेकिन आप वही चीज़ को देखते हैं, ऑडियो के साथ देखते हैं, वीडियो के साथ देखते हैं, तो आपके ऊपर कुछ ज़्यादा प्रभाव पड़ता है उस चीज़ का। फिर ये प्रशिक्षण की लागत को कम करता है। जैसे क्या है कि आप अगर कोचिंग करेंगे कहीं पर, ठीक है, ट्यूशन पढ़ेंगे, तो क्या कि उसका भी खर्चा देना पड़ेगा, आने जाने का खर्चा देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं चीज़ों को, या यूट्यूब से डीएलएड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको एक भी रुपया नहीं लग रहा है और आप चीज़ों को आसानी से सीख भी रहे हैं। तो ये रहता है कि ट्रेनिंग कॉस्ट को कम कर देता है। फिर इसका इस्तेमाल वाइड वैरायटी ऑफ ऑडियंस के रूप में किया जा सकता है। मतलब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कई लोग देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ वो लगा रखी, रिस्ट्रिक्शन लगा रखी कि कुछ लोग ही देखेंगे, कोई भी देख सकता है ना। फिर इसका मनोरंजन और क्षेत्रीय क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा योगदान रहता है। तो मतलब मनोरंजन के लिए भी लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, जो मल्टीमीडिया होती है, और शैक्षिक मतलब पढ़ाई लिखाई के लिए भी काफ़ी लोग यूज़ करते हैं इसे। तो ये थे मल्टीमीडिया के फ़ायदे। हम विशेषताएं भी बता सकते हैं इनकी। अब है मल्टीमीडिया के तत्व, मतलब कौन कौन से तत्व मल्टीमीडिया के अंदर आते हैं, एलिमेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया या कंपोनेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया कह सकते हैं। तो पहला है टेक्स्ट। टेक्स्ट अक्षर, अंक और विशेष चिन्हों के माध्यम से सूचना को प्रस्तुत करते हैं। टेक्स्ट को ग्राफिक्स, चित्र, आवाज़, एनिमेशन या वीडियो के साथ जोड़ा जा सकता है। टेक्स्ट को अलग अलग रंग, फॉन्ट्स तथा 3 आयामी प्रभाव द्वारा और अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। मतलब 3D जो प्रभाव होता है ना, तो उसके द्वारा और ज़्यादा प्रभावी हम बना सकते हैं। तो टेक्स्ट के जरिए आप जानते हैं, व्हाट्सएप पे आप टेक्स्ट करते हैं लोगों को, ठीक है, मोबाइल से आप टेक्स्ट करके मैसेज भेजते हैं, तो इसका भी अलग अलग है। ये भी मल्टीमीडिया का ही एक तत्व है, ठीक है, टेक्स्ट। जो सेकंड एलिमेंट है वो आपका चित्र या लेखा चित्र, जैसे पिक्चर या ग्राफिक्स कह सकते हैं। मल्टीमीडिया में चित्र या लेखा चित्र का भी प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में इसे डिजिटल डेटा के रूप में स्टोर किया जाता है। इसे स्टोर करने के लिए कुछ प्रचलित सॉफ्टवेयर हैं। मतलब मल्टीमीडिया में हम क्या करते हैं, चित्र को या लेखा चित्र जो ग्राफिक्स वगैरह होते हैं, इन्हें हम क्या करते हैं, डिजिटल डेटा के रूप में स्टोर कर लेते हैं। और इन्हें स्टोर करने के लिए भी कुछ सॉफ्टवेयर फेमस हैं। जैसे जिप फाइल्स के बारे में आपने सुना होगा, व्हाट्सएप पे आप जिप फाइल्स भेजते भी रहते होंगे, जिसकी फुल फॉर्म है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। और दूसरी जेपीजी, इसके फॉर्म में आप फोटोज़ वगैरह भेजते हैं, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप इसकी फुल फॉर्म है, और इसके माध्यम से फ़ोटोज़ वगैरह हम लोग भेजते रहते हैं। फिर थर्ड है आपका ध्वनि, जिसे हम ऑडियो कहते हैं। वे ध्वनि तरंगे जिन्हें हम सुन सकते हैं, ऑडियो या आवाज़ कहलाते हैं। ऑडियो मल्टीमीडिया का अभिन्न अंग है। मल्टीमीडिया कंप्यूटर ऑडियो डेटा उत्पन्न करने, उन्हें रिकॉर्ड करने तथा प्ले करने में सक्षम होता है। कुछ प्रचलित ऑडियो फाइल फॉर्मेट हैं, जैसे MP3 के बारे में आपने सुना होगा। ये क्या है, ये फॉर्मेट है जिसमें हम लोग ऑडियो को रिकॉर्ड करते हैं या प्ले करते हैं, ठीक है। तो MP3 की फुल फॉर्म है MP ईजी ऑडियो लेयर, ठीक है। फिर है WAV, वेव फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट, इसकी फुल फॉर्म है। मिडी भी आपने सुना होगा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, जिनके माध्यम से हम क्या करते हैं, ऑडियो को रिकॉर्ड करते हैं, प्ले करते हैं और उन्हें स्टोर करते हैं, ठीक है। तो ये तीसरा कंपोनेंट है या तीसरा एलिमेंट कह सकते हैं हम मल्टीमीडिया का।
जिसके माध्यम से हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं या अपनी बात या दूसरों की बात समझते हैं। फिर चौथा जो एलिमेंट है वो है वीडियो। मल्टीमीडिया कंप्यूटर वीडियो चित्र की एक श्रृंखला रिकॉर्ड, एडिट, स्टोर तथा प्ले कर सकता है, जिसे कंप्यूटर मॉनिटर पर देखा जा सकता है। आजकल मल्टीमीडिया कंप्यूटर का उपयोग मनोरंजन के क्षेत्र में वीडियो रिकॉर्ड करने, वीडियो चित्र देखने तथा वीडियो गेम आदि में किया जा रहा है। तो वीडियो से तो आप भली भांति परिचित होंगे। आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, आप टिकटॉक भी चलाते थे पहले। तो ये सारी चीज़ें क्या है, वीडियो को ही दिखाती हैं। वीडियो को रिकॉर्ड करना, वीडियो को चलाना। पहले के जो कंप्यूटर आप चलाते होंगे, जब विंडोज़ वगैरह एक्सपी वगैरह चलाते थे, तो कई सॉफ्टवेयर भी फेमस थे, जिसमें रियल मी आता था, रियल प्लेयर करके आता था, इसमें हम लोग वीडियो वगैरह चलाते थे। BLC आता था, ठीक है, विंडोज़ मीडिया प्लेयर आता था, क्विक टाइम करके आता था। तो ये सारे सॉफ्टवेयर थे जिनके माध्यम से हम वीडियो वगैरह को चलाते थे या मूवीज़ वगैरह देख लेते थे, है ना। तो ये काफ़ी फेमस सॉफ्टवेयर हैं, इनके नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है एक दो सॉफ्टवेयर के बारे में। फिर स्ट्रीमिंग। स्ट्रीमिंग शब्द आजकल बहुत ज़्यादा नया है और सभी ने सुना होगा। इस तकनीकी के द्वारा ऑडियो वीडियो फाइल को कंप्रेस कर दिया जाता है। कंप्रेस से मतलब है थोड़ा छोटा कर दिया जाता है। जैसे कि कोई जगह ज़्यादा घेर रहा है तो उसके जो साइज़ को थोड़ा कम कर दिया जाता है, जिससे वह कम स्थान घेरती है। इसके अलावा फाइल को तुरंत ही चालू यानी कि प्ले कर दिया जाता है। जब फाइल प्ले हो रही हो उसी दौरान फाइल के बाकी हिस्से भी डाउनलोड होते रहते हैं। इस प्रकार फाइल का प्रयोग करने के लिए पूरी फाइल के डाउनलोड होने तक का इंतजार नहीं करना पड़ता। इसे स्ट्रीमिंग कहते हैं। यूट्यूब वीडियो स्ट्रीमिंग इसका सबसे प्रचलित उदाहरण है। कहने का मतलब है, जब आप यूट्यूब पे वीडियो चला रहे होते हैं तो वो एक साथ क्या होती है, डाउनलोड भी चल रही होती है, डाउनलोड भी हो रही होती है और प्ले भी होती रहती है। धीमे धीमे हिस्सा डाउनलोड होता रहता है और उतना उतना हिस्सा प्ले भी होता रहता है। तो इसे हम स्ट्रीमिंग कहते हैं। या आपने कभी उस पर फिल्म डाउनलोड की हो, क्या नाम है, टेलीग्राम पर, तो उसमें क्या होता है कि एक साइड क्या होता है, फिल्म भी चलने लगती है और दूसरी वो डाउनलोड भी होती रहती है, दोनों काम एक साथ होते हैं। तो ये चीज़ स्ट्रीमिंग कहलाती है। फिर जो छठा एलिमेंट है आपका वो है एनिमेशन। स्थिर लेखा चित्र का समूह जिसे एक के बाद एक लगातार एक इस तरह दिखाया जाता है कि चित्र में गति का आभास हो, एनिमेशन कहलाता है। इसमें क्या होता है कि कई सारे चित्र एक साथ प्ले कर दिए जाते हैं, ठीक है, तो वो ऐसा लगता है जैसे चित्र चल रहे हैं आपस में। तो ये चीज़ एनिमेशन कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे कि क्या क्या आवश्यकता पड़ती है एक मल्टीमीडिया कंप्यूटर सिस्टम के लिए। पहला क्या है कि एक कंप्यूटर होना चाहिए आपके पास। कम से कम 512 MB क्षमता की रैम होनी चाहिए, ठीक है, जो मुख्य मेमोरी होती है वो रैम कहलाती है। और आपके पास कम से कम 512 MB की रैम होनी चाहिए। एक वीडियो कार्ड होना चाहिए ताकि आप वीडियो चला सकें। ऑडियो कार्ड होना चाहिए। स्पीकर होना चाहिए आपके पास। CD-ROM या DVD ड्राइव होनी चाहिए। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर होना चाहिए। एक माइक होना चाहिए और एक वेब कैम होना चाहिए, ठीक है। कैमरे की मदद से आप क्या कर सकते हैं, दूसरों को देख सकते हैं, ठीक है, और माइक के ज़रिए अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है एक मल्टीमीडिया कंप्यूटर सिस्टम के लिए। तो इन पॉइंट्स को आप याद रखिएगा कि एक कंप्यूटर चाहिए, 512 MB की रैम चाहिए, वीडियो कार्ड, ऑडियो कार्ड, स्पीकर, CD-ROM, DVD ड्राइव, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, माइक और वेब कैम। इन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ये आपके सिलेबस में है कि नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना है कि ये आपको पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन पूछ भी देता है बाई चांस तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं कि मल्टीमीडिया कंप्यूटर के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो इसे आप बस याद रखिएगा। और नहीं भी आता तो कोई भी क्वेश्चन आता है मल्टीमीडिया से रिलेटेड तो आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं, ठीक है, आंसर को अपना बड़ा करने के लिए। अब हम पढ़ेंगे मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस का प्रयोग, मतलब कुछ एप्लीकेशन जो मल्टीमीडिया के रूप में प्रयोग की जाती हैं। पहला है आपका विंडोज़ मीडिया प्लेयर। एक डिजिटल मीडिया प्लेयर एप्लीकेशन है जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो के साथ प्राप्त होता है। इसका प्रयोग मुख्यतः अपने PC पर, मतलब पर्सनल कंप्यूटर पर वीडियो देखने, म्यूज़िक सुनने आदि में किया जाता है। इसमें वीडियो व गानों को प्लेलिस्ट के रूप में देखा जा सकता है। तो याद रखिए, जो विंडोज़ मीडिया प्लेयर है पहले के कंप्यूटर्स में ज़्यादातर इसे देखने को मिलता था और अब भी आता है, ठीक है। जितने भी विंडोज़ वाले सॉफ्टवेयर पड़े होंगे जिसमें, उसमें विंडोज़ मीडिया प्लेयर आपको देखने को मिलेगा। और इसका यूज़ क्या होता है, तो इसमें आप क्या करते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, गानों की प्लेलिस्ट वगैरह बना सकते हैं। तो काफ़ी यूज़ इसका किया जाता है। तो विंडोज़ मीडिया प्लेयर याद रखिएगा, मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस में आता है। दूसरा है आपका माइक्रोसॉफ्ट एनकार्टा। माइक्रोसॉफ्ट एनकार्टा वर्ष 1993 से 2009 तक सफलतापूर्वक चलने वाला एक डिजिटल मल्टीमीडिया एप्लीकेशन था, जिसके द्वारा बच्चे अपने जिज्ञासा का समाधान कर सकते थे। वर्ष 2008 तक लगभग इसमें 62,000 लेख सम्मिलित थे। वर्ष 2009 में MS ने इसका प्रचार बंद कर दिया। देखिए, जो MS एनकार्टा है
ये 2009 से पहले काफ़ी फेमस था, एक सॉफ्टवेयर था। इसमें क्या होता था कि आप कुछ भी चीज़ टाइप कर दीजिए पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, तो उसके बारे में सारी जानकारी मिल जाती थी, क्योंकि कई सारे लेख इसमें सम्मिलित थे। और कई बार स्कूल्स वगैरह में क्या होता था, जो सीबीएसई बोर्ड के स्कूल्स थे, तो उसमें इसके माध्यम से पढ़ाया भी जाता था। जैसे बायोलॉजी की कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रही तो वो डाल देता था, और पूरे आपको वीडियो सहित ऑडियो सहित सब चीज़ें सुनने को मिल जाती थी और देखने को मिल जाता था उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी। लेकिन 2009 के बाद इसे एमएस जो माइक्रोसॉफ्ट था इसने बंद कर दिया। अब आपको देखने को मिलता है विकीपीडिया। विकीपीडिया के बारे में आप सभी जानते होंगे। आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो पहली साइड वही मिलती है। तो पहले एमएस एनकार्टा फेमस था, अब विकीपीडिया फेमस है। फिर नेक्स्ट आपका जो सॉफ्टवेयर है वो है विंडोज़ मूवी मेकर। यह उन लोगों के लिए है जो अपने वीडियो को संपादित करना चाहते हैं। यह एमएस कंपनी द्वारा, मतलब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा सनडेंस के नाम से विकसित किया गया था। विंडोज़ सॉफ्टवेयर मल्टीमीडिया का एक आवश्यक भाग होने के कारण यह न केवल वीडियो बनाने बल्कि उसे एडिट करने में मदद करता है, बल्कि उन वीडियो को एफबी यूट्यूब पर प्रकाशित करने में भी मदद करता है। कहने का मतलब विंडोज़ मूवी मेकर के द्वारा आप क्या करते हैं, वीडियो को बनाते हैं, ठीक है, और उसे क्या करते हैं, जो विभिन्न साइटें होती हैं जैसे फेसबुक है, यूट्यूब है, इन पर आप वीडियो पोस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हेल्प करता है, ठीक है, वीडियो बनाने में, फिर उसे संपादित करने में दूसरी साइट्सों पे। फिर आपका नेक्स्ट है यूट्यूब। यूट्यूब के बारे में आप सभी अच्छे से जानते हैं। अगर पेपर में पूछा जाता है यूट्यूब से आप क्या समझते हैं, तो आप लिख सकते हैं यूट्यूब के क्यों यूज़ करते हैं। हम वीडियो को बनाते हैं, वीडियो को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम यूट्यूब की मदद लेते हैं। वेबसाइट का प्रयोग वीडियो को अपलोड, डाउनलोड तथा साझा करने के लिए किया जाता है। लाखों उपयोगकर्ता इस पर अपना अकाउंट बनाकर वीडियो अपलोड करते हैं। वर्तमान शिक्षा संबंधी मूलभूत ज्ञान से लेकर उच्च स्तरीय तकनीकी शैक्षिक वीडियो यूट्यूब पर प्राप्त हो जाती हैं। कहने का मतलब आज के टाइम पे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जिसके बारे में आप यूट्यूब से नहीं जान सकते। आप कोई भी चीज़ के बारे में पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो यूट्यूब पे बस आपको सर्च करना है, आपको उससे संबंधित सारी वीडियो मिल जाएंगी और आप उनसे देखकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यूट्यूब का यूज कैसे है और क्या क्या है यूट्यूब पर, आप भली भांति उस चीज़ से परिचित हैं। तो अगर पेपर में आता है यूट्यूब के बारे में तो आप लिख सकते हैं। एक बार पेपर में आया था आपका कि फेसबुक किसे कहते हैं, तो फेसबुक के बारे में भी आप लोग अच्छे से जानते हैं कि उसमें आप अकाउंट बना सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, ठीक है, आप उस पर वीडियो भी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, वीडियो वगैरह देख सकते हैं। और जो वर्तमान में जो न्यूज़ वगैरह आ रही है, जो वर्तमान की जो करंट की अफेयर्स है उसके बारे में भी जान सकते हैं। तो कई चीज़ें हैं। अगर आपके बारे में आपसे फेसबुक के बारे में पूछा जाता है तो फेसबुक के बारे में आप लिख सकते हैं। इंस्टाग्राम के बारे में भी लिख सकते हैं कि इंस्टाग्राम पे हम फ़ोटोज़ पोस्ट करते हैं, ठीक है, वीडियोस पोस्ट करते हैं और वीडियोस को देख सकते हैं, 30 सेकंड की वीडियो बना सकते हैं। ये सब हर चीज़ आप लिख सकते हैं। बस आपको भाषा अपनी सही रखनी है, तो ज़्यादा टफ पेपर नहीं आता, बस टेंशन नहीं लेनी है आपको। और जो भी पूछा जाए अपनी भाषा में लिखिए, कोई ज़रूरी नहीं कि आप किताब की भाषा में लिखें, अपनी भाषा में आंसर दे सकते हैं। अब हम जान लेते हैं गूगल बुक किसे कहते हैं। तो विभिन्न पुस्तकों, मैगजीन आदि को अपलोड और डाउनलोड की सुविधा प्रदान करता है। यहाँ विभिन्न सामग्री डिजिटल डेटाबेस के रूप में स्टोर रहती है। शिक्षक व अनुसंधानकर्ता एवं व्यवसायी भी विभिन्न सामग्री को गूगल बुक पर डाउनलोड करते हैं। तो गूगल बुक से आप समझ में आ रहा होगा आपको कि कोई भी किताब के बारे में आपको जानना है, जानकारी लेनी है, ऑनलाइन पढ़ना है किसी भी चीज़ को, तो आप गूगल बुक की सहायता ले सकते हैं, ठीक है। इसमें सारी बुक पहले ही से अपलोड होती हैं, आपको डाउनलोड भी करना होता है, सिर्फ डाउनलोड करना है उस चीज़ को, ठीक है। डिजिटल डेटाबेस के रूप में ये सारी चीज़ें अपलोड रहती हैं पहले ही से। तो गूगल बुक की सहायता से आप किसी भी मैगजीन को पढ़ सकते हैं, किसी भी पुस्तक को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये रहता है गूगल बुक के बारे में। तो यहाँ पे आपका जो मल्टीमीडिया चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। तो मल्टीमीडिया के बारे में इतना ही है। आपको बस चीज़ें पता रहनी चाहिए कि इंस्टाग्राम किसे कहते हैं, फेसबुक किसे कहते हैं, मल्टीमीडिया से आप क्या समझते हैं और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए।